KFC केंटकी फ्राइड चिकन, ये नाम आपने कई बार सुना भी होगा और इसका चिकन आपने कई दफ़ा खाया भी होगा। बट क्या आपको पता है, अगर आप क्रिसमस के समय जापान जाओगे तो आपको KFC के बाहर एक लोगों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। एज ए फॉरेनर शायद ये आपको बड़ा ही अजीब लगे और बड़ा ही अनोइंग लगे, बट जापान में यूनिक ट्रेडिशन का चलन है और इस यूनिक ट्रेडिशन की शुरुआत 1970 में एक व्यक्ति ने की थी जिनका नाम था तकेशी ओकावारा। ये नाम शायद इतना पॉपुलर नहीं है जितना हम कर्नल सैंडर्स को जानते हैं, जिन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन की शुरुआत की थी और उनके ऊपर कई सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। बट हमारी कहानी में इस पात्र का किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब तकेशी ओकावारा अपने रेस्टोरेंट या यूं कहिए KFC रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स ले रहे थे और एक फॉरेनर उनकी दुकान पे आते हैं और उनसे कहते हैं क्या उनके पास क्रिसमस के लिए टर्की है क्या। उनके मुंह से निकलता है नहीं। ये बात सुन के फॉरेनर अपने दोस्तों को कहते हैं कि इस बार मुझे क्रिसमस के लिए केंटकी फ्राइड चिकन से ही काम चलाना पड़ेगा। ये बात तकेशी ओकावारा के कानों में जाके गिरती है। टर्की एक ऐसा पक्षी जिसे हम चिकन का बड़ा भाई या बड़ी बहन के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि इसका वजन और इसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे जनरली क्रिसमस के समय नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में भोजन के रूप में खाया जाता है, जबकि साउथ एशियन कंट्री लाइक इंडिया, जापान और चाइना में इसका चलन नहीं है। 1970 जापान एक बहुत ही अलग ही दुनिया थी। उस जमाने में 1% लोग क्रिश्चियन को फॉलो करते थे, जबकि 99% लोग शिंटोइज्म को फॉलो करते थे। और उस दौर में क्रिसमस को एक वेस्टर्न परंपरा के रूप में देखा जाता था, न कि एक जापानीज परंपरा के रूप में। उस रात तकेशी ओकावारा के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक मार्केटिंग अभियान की शुरुआत करूं जिसका थीम हो चिकन फॉर क्रिसमस। और उन्होंने इस बात की शुरुआत KFC के हायर मैनेजमेंट और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के सामने की और उनके सामने उन्होंने अपना आइडिया पिच किया। उनको वो आइडिया बड़ा ही अच्छा लगा और उस तरह से केंटकी फॉर चिकन अभियान की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से केंटकी जापान का ये अभियान उनके लिए सबसे बड़ा पैसे कमाने का जरिया बना। उस दिन के बाद से आज तक KFC जापान हर क्रिसमस में पार्टी बैरल्स जिसके साथ वाइन भी रहता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के लोगों को बेचना शुरू किया। ये परंपरा इतना सक्सेसफुल हुआ कि जापानी सिटीजन्स को लगने लगा कि ये परंपरा शायद जापान में ही बना है, जबकि एक सक्सेसफुल मार्केटिंग आइडिया था जिसको 1970 में तकेशी ओकावारा ने इस्तेमाल में लाया था। इस अभियान के बाद से KFC के सेल्स अचानक दिसंबर महीने में बहुत ही तेजी से बढ़ने शुरू हो गए और KFC के रेस्टोरेंट के बाहर लोग पार्टी बैरल्स के लंबी कतार में खड़े हो गए। हर साल KFC के रेस्टोरेंट के बाहर कर्नल सैंडर्स को एक पुतले के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। टीवी और सोशल मीडिया में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट KFC के प्यार और इजहार को दर्शाने के लिए दर्शाया जाता है। ये एड्स हमेशा क्रिसमस के थीम को दिमाग में रखा जाता है और इसे बहुत ही कम समय के लिए चलाया जाता है ताकि उसी कम समय में KFC बहुत सारे लोगों को पार्टी बैरल्स बेच सके। KFC जापान को मित्सुबिशी ग्रुप चलाते हैं, जबकि ये एक सब्सिडियरी ग्रुप है यम ब्रांड्स का। इनका साल का हर तीसरा हिस्सा क्रिसमस के रूप में ही आता है। क्रिसमस के दौरान पार्टी बैरल्स की डिमांड इतनी ज़्यादा हाई होती है कि कस्टमरों को एक हफ्ता पहले ही ऑर्डर देना पड़ता है या तो फिर उन्हें KFC के दुकान के बाहर खड़े होना पड़ता है। अगर यही सेम चीज़ यूँ कहिए अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्री में होता तो शायद वहाँ पे रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते, बट जापान में ये समय होता है सेलिब्रेशन करने का। KFC ने जापानीज मार्केट में 1970 में कदम रखा और उनका पहला रेस्टोरेंट तकेशी ओकावारा ने खोला था, जो कि एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे और बाद में जाके वो 1984 में KFC जापान के प्रेसिडेंट बने और 2000 आते आते वो KFC जापान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने रहे। 70s की शुरुआत में जापान ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा था और कई सारे ब्रांड्स जैसे कि पेप्सिको, कोका कोला और मैकडोनल्ड उनकी कंट्री की तरफ जंप कर रहे थे, बिकॉज इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से बढ़ रहा था। जापान उस समय वर्ल्ड वार के झटकों से बाहर निकल चुका था और वो एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही थी। KFC ने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने सोचा कि ये एक बढ़िया स्टेपिंग स्टोन है साउथ एशियन मार्केट में एंट्री लेने का। उन्होंने पहला अपना स्टोर जापान के नगोया में खोला और 1981 आते आते उनके पास 324 स्टोर्स थे। उनके सक्सेसफुल कैंपेन
कुरिसुमासु नी केंटकी और केंटकी फॉर क्रिसमस कैंपेन ने केएफसी ब्रांड को जापान में एक बहुत बढ़िया पोजीशन में लाकर खड़ा किया और वो जापान के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्रांड्स में खड़े हो गए। केएफसी के क्रिसमस वाले पैक्स और पार्टी बैरल्स हर कस्टमर के दिलों की धड़कन बन गए और उनके लिए वो एक तरीके से ऐसी मेमोरी बने जिसे वो कभी भुला नहीं सकते। जापानीज ट्रेडिशन में खाने को शेयर करना एक तरह से उनकी परंपरा है। इस तरह से केएफसी के पार्टी बैरल उस परंपरा का एक बढ़िया हिस्सा बन गए। 2022 के थर्ड क्वार्टर में केएफसी जापान ने 97.5 बिलियन येन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि सेम क्वार्टर के पिछले साल के 8.8% से ज़्यादा थे। अगर आप कभी लैंड ऑफ द राइजिंग सन और जापान में क्रिसमस के समय जाइए तो हमेशा याद रखिए कि केएफसी आउटलेट में जाइए, एक पार्टी बैरल लीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ उसको शेयर कीजिए। जापानीज फैमिली ट्रेडिशन की तरह उसको एंजॉय कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए।